अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेडिस एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेदिशा। तो आज जो है हम इस वीडियो में रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस से डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, सब डिविजन्स ऑफ द बायोलॉजी, ये सारे कुछ टॉपिक्स जो हैं हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में इनका लिंक जो है वो दिया गया है। आप प्रीवियस लेक्चर्स भी जो कि है 9th क्लास के स्टार्टिंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो हैं बायोलॉजी के वो दूसरी साइंसेस से यानी कि दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस जो हैं उससे कैसे है। जैसे कि बायोलॉजी को मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट कहा गया है, तो उनका रिलेशन जो है वो किस तरह से होगा, कैसे होगा और क्यों है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीड आउट करेंगे इनके पॉइंट्स को, बुक लाइन्स को, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। बायोलॉजी इज़ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। बायोलॉजी को कंसीडर किया गया है एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है एंड लिंक्ड विद द अदर साइंसेस, इसीलिए ये लिंक्ड है दूसरे साइंसेस से भी है, ठीक है, यानी कि दूसरी ब्रांचेस से भी। द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया रहा है, एग्जांपल के मुताबिक द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉलोज द लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि मूवमेंट होती है तो इट मीन्स कि ये फिजिक्स से रिलेट करता है, तो फिजिक्स के टॉपिक लॉज ऑफ मोशन से, ठीक है, मूवमेंट जो है वो रिलेटेड होती है लॉज ऑफ मोशन से, जैसे कि फिजिक्स, ठीक है, इन मोशन। तो ये क्या फॉलो कर रहे हैं, ये लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, यहाँ पे इससे वापस से, ठीक है। Movement of the animals follows laws of motion in physics. Okay, biology is considered as interdisciplinary. Okay, interdisciplinary science, ये क्या है, इनमें interdisciplinary है, यानी कि ये इनसे भी रिलेट करती है और बाकी सारी यानी कि ये केमिस्ट्री से भी रिलेट करती है। ओके, विच इज़ रिलेटेड टू द अदर साइंसेस, जो कि रिलेटेड है दूसरी साइंसेस से। सम ऑफ दीज एग्जाम्पल्स या सम ऑफ दीज आर मेंशन बिलो, उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये मोशन जो है वो टॉपिक जो है वो फिजिक्स का है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ एनिमल्स जो है वो रिलेट कर रही है यहाँ पे नेचर से, इसीलिए हम इसे फिजिक्स में भी स्टडी करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन्हें इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले जो है मेंशन किए हुए एग्जाम्पल में हम बायोफिजिक्स को देखेंगे। बायोफिजिक्स क्या होती है, ये भी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ओके, बायोफिजिक्स क्या है, फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें जो है लॉज एंड टेक्निक्स, ओके, यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट आपने करना है, लॉज एंड टेक्निक्स, ठीक है, यानी कि कवानीन और टेक्निक्स जो हैं वो यूज होती हैं फिजिक्स की, आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन, ठीक है, अप्लाइड होती हैं क्या करने के लिए, अब एक्सप्लेन करने के लिए लाइफ के प्रोसेसेस को, लाइफ के प्रोसेसेस को लॉज एंड टेक्निक्स यूज की जाती हैं फिजिक्स की, लाइफ के प्रोसेसेस को, लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, बायोफिजिक्स। ओके, यहाँ पे कंप्लीटली इसकी डेफिनेशन जो है वो मेंशन कर दी गई है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। बायोफिजिक्स क्या है, ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लॉज एंड टेक्निक्स स्टडी करते हैं फिजिक्स की, जो कि अप्लाई होती हैं लाइफ के प्रोसेसेस को समझने के लिए। ओके, क्लियर। जैसे कि रेडियो फिजिक्स, ओके, रेडियो फिजिक्स और ब्रांच वेयर द रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो फिजिक्स क्या है, ये भी एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें क्या है, वेयर द ब्रांच वेयर radioactive isotopes are used to trace the translocation of the different materials within the organism. Okay, यहाँ पे क्या होता है, आइसोटोप्स यूज होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से क्या ट्रैक किया जाता है, द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट मटेरियल्स के ट्रांसलोकेशन एंड मटेरियल्स को ट्रांसलोकेट किया जाता है किस ब्रांच की मदद से, रेडियो फिजिक्स की मदद से, ठीक है। इसी तरह से जो है रेडियो लेबलिंग, ओके, रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग also show some uses of radioactive isotope in determining the age of fossils. अब ये दो चीज़ें आप यहाँ पे अंडरलाइंड, मैं अलहदा से इन्हें अंडरलाइन कर देता हूँ, रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग, ये क्या है, ये आल्सो
these two also show some uses of radioactive isotopes in determining the age of the fossils. अब fossils क्या होते हैं? ये old remains होते हैं रिमोट पास्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो कि अब डिस्टिंग्विश हो चुके हैं, यानी कि अब जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो ये दो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि ये दो प्रोसेस हैं, रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग। इसकी वजह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ करके डिटरमाइन किया जाता है एज ऑफ फॉसिल्स के, वो फॉसिल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फॉसिल मिल रहा है वो कितना पुराना है। ओके, यूज़ ऑफ साउंड वेव्स एज अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। तो साउंड वेव्स को कैसे यूज़ किया जाता है? एज अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है। लेज़र टेक्नोलॉजी के तहत भी इसे यूज़ किया जाता है। शो द रिलेशन ऑफ द फिजिक्स विथ बायोलॉजी। ये काफ़ी है, ये काफ़ी 3 एग्जांपल्स जो हैं वो काफ़ी हैं बायोलॉजी का फिजिक्स से रिलेशन शो करने के लिए। जैसे कि अल्ट्रासाउंड अभी जैसे कि स्पेशली यूज़ होता है बच्चे की यानी कि वो बेबी जो है वो एब्डोमेन में यानी कि सही है या नहीं है वो चेक करने के लिए। इसी तरह से लेज़र टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है। तो जैसे कि लिथोट्रोपी वगैरह अब इस्तेमाल होती है किडनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारे मटेरियल, ये सारे जो है टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं फिज़िक्स की बायोलॉजी की फील्ड में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मसले और मसाइल प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें सॉल्व करने में। इसीलिए हम कहते हैं कि बायोलॉजी का फिजिक्स से भी रिलेशन है। तो आई होप ये आपको फर्स्ट वाली जो है वो समझ में आ गई है। उसके बाद बायोमैथमेटिक्स एंड बायोमेट्री भी इसे कहा जाता है। ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ये ब्रांच जो है मैथमेटिक्स की है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि क्या करती है? विच कलेक्ट द डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यानी कि जानदारों की डेटा कलेक्ट करती है। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसर्च, जो कि रिसर्च में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेटा एनालिसिस वगैरह ये सारा इसी की वजह से पॉसिबल है। जैसे हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एड्स वगैरह और उनकी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए हमें, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे अभी कोरोना वायरस आ चुका था, तो फिर उसकी डेटा कलेक्शन वगैरह, डेटा को ऑर्गेनाइज करना ग्राफिक फॉर्म में, चार्ट्स में। तो इसी तरह से बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री जो है वो है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करेंगे? बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे या स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल को रिक्वायर होंगे। ठीक है, फॉर्म which form जो कि बना रहे होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स are cell and requires authentic knowledge about the biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecule। अब ये हमें बायोकेमिस्ट्री जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करती है किसके रिगार्डिंग? सेल की कंपोजिशन के रिगार्डिंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग, ठीक है, उसमें बायोमोलिक्यूल्स के रिगार्डिंग, और हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है कि कौन से बायोमोलिक्यूल की तादाद जो है हमारी बॉडी में कितनी है। वो सारा कुछ बायोकेमिस्ट्री की वजह से। अब तो काफ़ी सारी जो है एडवांसमेंट, हम मेडिसिन बना चुके हैं और डिसऑर्डर्स यानी कि बीमारियों को डिटेक्ट करते हैं वो भी बायोकेमिस्ट्री की मदद से हो चुका है ये। और उन बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स यूज़ करते हैं वो भी बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से जो है वो हम यानी कि काबिल हुए हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए। ओके, एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और फंक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे जो हैं हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो इनको इनके फंक्शंस वगैरह, बॉडी फॉर्म कैसे करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कैसे ये मैकेनिज्म अपना परफॉर्म करते हैं, ये सारा कुछ जो है ये बायोकेमिस्ट्री की मदद से है। उसके बाद बायोजियोग्राफी। अगर बायोजियोग्राफी की बात की जाए तो इसका ताल्लुक जो है वो किन चीज़ों से है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये शो करती है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, of different living organisms in the different geographical areas। अब different living organisms हैं, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में किया जाएगा बायोजियोग्राफी की मदद से। और कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ पे रह रहे हैं। जैसा कि हम एग्जांपल ले लें कीवी का, तो वो ओनली न्यूजीलैंड में फाउंड होगा। तो कैंगरो का तो वो एक जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसी तरह से
कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी जियोग्राफिकल रीजन कौन सी होगी दुनिया में, वो जो है बायो जियोग्राफी में हम स्टडी करेंगे। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि मना किया जाता है, उन्हें नहीं रखा जाता पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब काफ़ी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से काफ़ी प्लांट्स जो हैं किसी एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाते, और काफ़ी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं किसी भी एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो वहाँ पे उन्हें रोक दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो बायो जियोग्राफी का समझ में आ गया। इसका काम जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में होता है, यानी कि ठीक है, और वहाँ पे फिर रिस्ट्रिक्शन भी होती है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन अगर सही नहीं है उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए तो वहाँ पे उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, यानी कि रोका जाएगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट यानी कि साइंस से जिसका रिलेशन जो है वो बायोलॉजी से है, वो है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स की वजह से ही, ठीक है, इतनी सारी जो है वो फार्मिंग का और एनिमल हस्बेंड्री का ये सारे जो हैं वो इससे रिलेट करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी चाहिए होती है, इकोनॉमी भी चाहिए होती है, मईशत को भी वेल मेंटेन करना होता है। दिस डील्स विद द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो कि इम्पोर्टेंट होंगे इकोनॉमिकली, जो कि मईशत को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, उनसे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनका मीट, मिल्क और मिल्क से बनने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसी तरह से ये बायो इकोनॉमिक्स उनसे रिलेट करती है। इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, ठीक है, ये इन्वॉल्व होगी प्रोडक्शन से, किस चीज़ की प्रोडक्शन, मीट की प्रोडक्शन, और इसी तरह से ETC आर कैलकुलेट मीट फॉर की प्रोडक्शन, ठीक है, फर की प्रोडक्शन और मिल्क की प्रोडक्शन। ठीक है, ये सारे मिल्क प्रोडक्ट्स ये सारे इसमें आ जाएंगे, बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाएंगे, और उन एनिमल्स, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिससे कोई चीज़ हासिल हो, ठीक है, और वो आगे यूज़ की जाए कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशंस को इम्प्रूव करने में, तो हम उस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उस चीज़ को बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। ओके, ETC यहाँ पे लिखा गया है आर कैलकुलेटेड फॉर द कॉस्ट वैल्यू ऑफ द एंड प्रॉफिट वैल्यू। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक था हमारा, जो कि रिलेटेड था बायोलॉजी का रिलेशन जो है अदर साइंसेस से कैसा है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कैरियर्स इन द बायोलॉजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।